जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैरामीटर है। यह भी याद रखते हैं ना। अगर आप चाहते हैं मैं आसान से एबीजी को इंटरप्रेट करूं तो भाई नेचर को ना भूलिए, नेचर आपको याद रखना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडोटिक नेचर। हम पीएच की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, कैसे बढ़ाते जाएंगे? 7.45 से बढ़ जाओगे तो ये अल्कलोटिक होता जाएगा। अब प्रॉब्लम वहीं पे होगा जो पीएच को सपोर्ट करेगी। यह प्रॉब्लम एसिडिक है, मतलब एसिडोसिस। कंपनसेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज़ को नॉर्मल लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डायमंड टॉपिक नंबर दूसरा जो कि एबीजीज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एबीजीज को पढ़ेंगे कि एबीजीज कौन सा ब्लड टेस्ट है, क्यों करवाते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स को जज करने के लिए करवाते हैं, या इनको रेगुलेशन के लिए कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं। तो आपको पता है कि एबीजीज जिसको हमने फुल फॉर्म के सूरत में किस तरह लिखते हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस। ठीक हो गया? सिंपली आपको ये जब आर्टरी बता रहा है कि इसका मतलब क्या है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड सैंपल को लेते हैं, आर्टरीज से ब्लड सैंपल को लेते हैं। अब ये ब्लड सैंपल या ब्लड टेस्ट किस चीज़ को असेस करता है? आर्टरीज के अंदर गैसेस को असेस करता है। वो कौन से गैस हैं? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या उनके साथ उनकी पीएच को भी असेस करने में हेल्प करती है। ये है हमारे पास भाई एबीजी। याद रखते ना भाई, एबीजी जो जज करता है, एबीजी जजेस किस चीज़ को जज करती रहती है? तीन चीज़ों को। एक ऑक्सीजनेशन को, दूसरा वेंटिलेशन को, वेंटिलेशन किस तरह हो रही है, तीसरा एसिड बेस स्टेटस को। ये तीन चीज़ों को असेस करने में एबीजीज हेल्प करते हैं। ठीक, तो एबीजीज रेगुलेशन के लिए वो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। याद रखिए मेरे भाई, दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लंग्स, ठीक है, सिस्टम जो कि लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा मेटाबॉलिक सिस्टम जिसमें किडनी इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हेल्प करते हैं पीएचओ या एबीजी को नॉर्मल रखने के लिए, लंग्स, जबकि मेटाबॉलिक सिस्टम में किडनीज और इन्वॉल्व्ड। ठीक हो गया? अब ये था रेगुलेशन में कौन सा जो सिस्टम हिस्सा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई एबीजी क्यों करवाते हैं। हु नीड्स एबीजी टेस्ट? किन किन पेशेंट के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है? हु नीड्स एबीजी टेस्ट। मेरे भाई याद रख देना कि तमाम से वो पेशेंट जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हैं, जो भी डिजीज हो गया, निमोनिया, टीबी, एस्थमा, सीओपीडी वगैरह वगैरह, ठीक है। उनके अलावा भाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन से हो सकता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डीकेए, ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, या उनके अलावा किडनी एम्पेयरमेंट हो गई, किडनी सही तरह काम नहीं कर रही है, तो इनके लिए भी करवा लेते हैं। या उनके अलावा आपके पेशेंट्स जो कि आईसीयूज़ में है, तो अब आप बोलेंगे कि आईसीयूज़ में तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मेरा भाई हो सकता है। उनके अलावा भी कुछ पेशेंट हैं भाई, तमाम से पेशेंट जो कि सेप्सिस के साथ हैं, उनके लिए भी हम ये करवा लेते हैं एबीजी। याद रखते ना, मैकेनिकल वेंटिलेटर की सेटिंग के लिए भी ये हेल्प करते हैं कि भाई किस तरह इनकी सेटिंग करनी चाहिए, किस तरह सेटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये था इनकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम एबीजीज को सैंपल के तौर पर ज़रूरत के मुताबिक लिख सकते हैं। ठीक है, अब उनके बाद इनकी इंटरप्रिटेशन आ गई। भाई इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, जहाँ पे डायमंड टॉपिक आएगा। याद रखना कि मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह मैंने इसी को आसान करके पढ़ने की कोशिश की, इंशाल्लाह उससे 2 गुना ज़्यादा आसान करके पढ़ूंगा। तो इंटरप्रिटेशन के लिए
आपको याद होना चाहिए कि ब्लड के अंदर इनकी नॉर्मल, अच्छा पहले इनकी जो 3 पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर पढ़ें। पैरामीटर्स ऑफ एबीजी, एबीजीज के कितने पैरामीटर्स हैं मेरा भाई, याद रखते ना। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, बेस एक्सेस भी हैं, लैक्टिक एसिड भी हैं, एनन गैप भी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए जो कि ज़्यादातर हम एबीजीज को इंटरप्रेट करने में हेल्प देते हैं हमें। पीएच, सेकंड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे भाई बाइकार्ब। याद रखते ना कि पी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैरामीटर है, यह भी याद रखते हैं ना, बहुत ही आपको आसान लगने वाला है। जबकि बाइकार्ब मेटाबॉलिक सिस्टम का पैरामीटर है। करेक्ट हो गया। तो एबीजी को इंटरप्रेट करने जा रहे हैं तो पहले हमें यह भी याद होना चाहिए कि इनकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या है। भाई पहले पीएच की कितनी नॉर्मल रेंज है, 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 35 से लेकर 45। बाइकार्ब की नॉर्मल रेंज क्या है भाई, 22 से लेकर 26। अब एक चीज़ ध्यान से याद रखना कि आपको पता ही है कि पीएच ऑफ द आर्टरी अल्कलोटिक नेचर है। पीएच ऑफ आर्टरी अल्कलोटिक नेचर है। नेचर याद कर रहा हूँ, नेचर। अब ये चीज़ आपको बता रही है कि आपकी इंटरप्रिटेशन कितना आसान है। अगर आप चाहते हैं मैं आसान से एबीजी को इंटरप्रेट करूँ तो भाई नेचर को ना भूलिए, नेचर आपको याद रखना चाहिए। अब पीएच भाई अल्कलोटिक नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडोटिक नेचर। बाइकार्ब क्या है, अल्कलोटिक नेचर। याद रखना अगर ये 3 चीज़ आपको क्लियर हैं तो इंशाल्लाह एबीजी के लिए आप कोई भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि जैसे अब ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ यही है कि जैसे कि हम पीएच की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, कैसे बढ़ाते जाएंगे, 7.45 से बढ़ जाओगे तो ये अल्कलोटिक होता जाएगा। इनकी वैल्यूज को कम करोगे तो एसिडोटिक होता जाएगा। देखें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को बढ़ाओगे क्योंकि ये एसिडिक है ना, तो जैसे आप कीमत इनकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, एसिडोटिक होता जाएगा। अच्छा जी, रिवर्स इनकी वैल्यू को कम करते जाओगे तो ये अल्कलोटिक होता जाएगा, ठीक है। उनके अलावा बाइकार्ब हो गया, ठीक है। अब बाइकार्ब वैसे कि अल्कलोटिक नेचर है, इनकी वैल्यू को आगे बढ़ाओ तो अल्कलोटिक होता जाएगा। इनकी वैल्यू को अगर आप कम करते जाओगे तो मेरे भाई एसिडोटिक होता जाएगा। अब ये 3 चीज ये क्लियर हो गया आपको, एबीजी आपकी 50% यहाँ पे क्लियर हो गया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, 3 चीज़ें ये और 3 चीज़ें ये। इंशाल्लाह आपके लिए अब एबीजी आसान है। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल वैल्यूज। दूसरा नंबर क्या था, नॉर्मल वैल्यूज। फर्स्ट जो पैरामीटर थे, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है भाई, नॉर्मल रेंज तो आपको याद करनी चाहिए, नॉर्मल रेंजेस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तीसरे नंबर जो पॉइंट आ रहा है, अब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कहां पर, आया ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना मेरे भाई, या तो प्रॉब्लम हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रॉब्लम किसके पास है भाई, लंग्स से कोई चीज़ लड़ रही है या मेटाबॉलिक सिस्टम से, किडनी से। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा मैजिक करने वाले हैं, इंशाल्लाह आपके पास एक ऐसा मैजिकल चीज़ आ जाएगा, एबीजी खुद वक्त आपकी बात में अंदर डलेगा, ठीक है। अब पीएच, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब, इन दोनों को हम असेस करने वाले हैं। इनकी वैल्यूज सपोज कीजिए पीएच की जो वैल्यू है 7.25 है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वैल्यू है 46.5 है, जबकि बाइकार्ब की 27 है।
अब मेरे भाई इसको असेस करें तो इंटरप्रीट करें। 7.25 जो कि 7.35 से कम है तो ये कहाँ पे जाएगा? एसिडोटिक जाएगा, एसिडोटिक वाली कंडीशन या एसिडोसिस। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 46.5 है जो 45 से ऊपर है, तो ये क्या इनकी कीमत को बढ़ाती जाओगी तो एसिडोटिक होता जाएगा। तो ये एसिडोटिक जो हो ये है भाई। जबकि बाइकार्बोनेट 27 है, इससे ऊपर है, तो ऊपर होगा तो क्या अल्कलोटिक हो जाएगा, अल्कलोटिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम वहीं पे होगा जो पीएच को सपोर्ट करेगी, पीएच को सपोर्ट करेगा, जो कि अब पीएच को एक फेवर करेगा, दूसरा अपोज करेगा, एक फेवर दूसरा अपोज करेगा। अब प्रॉब्लम उनके साथ है जो कि फेवर करता जाता है, प्रॉब्लम वहीं पे होगा, ठीक है। अब देखिए पीएच क्या है? एसिडोटिक है, पीएच एसिडोटिक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ देखिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये है और मेटाबॉलिक सिस्टम बाइकार्बोनेट ये। अब अपोज करने वाला और फेवर करने वाला कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत क्या है? अल्कलोटिक, सॉरी एसिडोटिक। अभी एसिडोटिक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को सपोर्ट करे तो प्रॉब्लम कहाँ पे है भाई? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्योंकि सपोज करने का, अब फेवर करने का क्या मतलब है कि हमारे पास दो एसिडोटिक हैं, जितने अल्कलोटिक होंगे तो अल्कलोटिक प्रॉब्लम होगा, एसिडोटिक होंगे तो एसिडोटिक प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम तो ये था हमें। पहले आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, आया ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। पीएच जो है 7.46 है, पीएच यहाँ पे लिख लेते हैं, पीएच इज इक्वल 7.46 हो गया। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज 46.5, ओके। कार्बोनेट इज 27, सॉरी यार बाइकार्बोनेट, ठीक है 27। अब यहाँ पे आप असेस करो कि मसला कहाँ पर है। जितनी एसिडोटिक जितनी अल्कलोटिक होंगी तो प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। अच्छा अब ये क्या है भाई? इनकी वैल्यू 7.45 से ऊपर है तो ये अल्कलोटिक हो गया, अल्कलॉस या अल्कलॉट जो भी है ये एसिडोटिक हो गया। ये ऊपर है तो ये अल्कलॉस हो गया। अब देखिए दो अल्कलॉस से मिल गए, तो प्रॉब्लम कहाँ पे? अल्कलॉस से कहाँ पे? अल्कलॉस ये है, मेटाबॉलिक है बाइकार्ब। तो मेटाबॉलिक इस सूरत हाल में भाई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। फिलहाल आप बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, एसिडोटिक अल्कलॉस उनके बाद की चीज़ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट ये बता रहे हैं कि भाई इन केस पीएच आपको मिल रहा है, पीएच इस जो 7.46 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज 29 और बाइकार्ब इज कहता है ना भाई 19। अब ये देखिए 7.46 जो कि अल्कलोटिक नेचर है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जब आप कम करते जाओगे तो आपका अल्कलोटिक मिल जाएगा, अल्कलोटिक। जैसे कि बाइकार्बिक वैल्यू को आप जब कम करते जाओगे तो एसिडोटिक मिल जाएगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम भी, तीसरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कितने अल्कलोटिक हैं? एसिडोटिक दो है कि अल्कलोटिक दो हैं? अब अल्कलोटिक दो हैं तो अल्कलोस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड या मेटाबॉल या बाइकार्ब? तो बाइकार्ब तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली। देखिए उनके अलावा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब ये तो लाजिम नहीं है कि बाइकार्ब इज अल्कलोटिक, तो प्रॉब्लम ऑलवेज हो सकता है ये एसिडिक नहीं हो सकता या कार्बन डाइऑक्साइड अल्कलोटिक नहीं हो सकता। ये असल में समझने के बाद ही इनके वैल्यूज़ जिस तरफ जाएंगी तो वो अल्कलोटिक भी हो सकता है, वो एसिडोटिक भी हो सकता है, चाहे क्यों ना वो एसिडिक नेचर हो या अल्कलोटिक नेचर हो, ठीक भाई। तो इसी हवाले से लास्ट प्रॉब्लम है जो कि आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट ये बता रहे हैं कि पीएच आपको 7.23। देखिए ये प्रॉब्लम है। अब देखिए पीएच 7.23 है, एसिडिक है या अल्कलॉस है? ऑब्वियसली एसिडिक हो, ये एसिडिक है, ये एसिडिक प्रॉब्लम है, ये एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड 29 है, इसकी कीमत कम होगी तो अल्कलोटिक होता जाएगा, अल्कलोसिस। जबकि बाइकार्ब 19 है, कम है तो एसिडिक होता जाएगा। अब ये देखिए पीएच को कौन सपोर्ट कर रहा है? पीएच को सपोर्ट करने वाला कौन है भाई? बाइकार्ब है।
मसला कहाँ पे होगा? जो कि पीएच को सपोर्ट करेगा। तो मसला है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। वाह, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो कि पीएच को सपोर्ट करेगा, प्रॉब्लम वहीं पे होगा। ठीक, अब ये चीज़ उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आया होगा। अब प्रॉब्लम की फर्दर दो कैटेगरी हैं, या प्रॉब्लम एसिडिक है मतलब एसिडोसिस, या अल्कलोसिस है। ठीक है, तो एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। फर्दर ये अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दोनों हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी। अब आइडेंटिफाई करना है कि आया ये प्रॉब्लम या ये एबीजी जो कि पेशेंट को मसला कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक, नंबर 1 पे आते हैं, जो कि एग्जांपल हमारा नंबर 1 था। नंबर 1, pH is 7.23, कार्बन डाइऑक्साइड इज 46.5, जबकि बाइकार्ब इज कितनी है भाई? 27। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करो, जो कि पीएच। अब पीएच क्या है? एसिडोटिक है, एसिडोटिक। दूसरा एसिडोटिक कौन सा है? दूसरा एसिडोटिक ये है जो कि पीएच को सपोर्ट करेगा, प्रॉब्लम वहीं पे होगा। और ऑब्वियसली अल्कलोटिक है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। लेकिन अब मसला बताइए कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है एसिडोटिक है या अल्कलोसिस है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडोटिक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोटिक या एसिडोसिस। देखिए कितना आसान हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 है, pH is 7.46, कार्बन डाइऑक्साइड इज 46.5, बाइकार्ब इज 27। ठीक, उनके लिए आप ये देखिए आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम कहाँ पर है। 7.46 अल्कलोटिक pH, जबकि ये एसिडोटिक। अब दूसरा आपको अल्कलोटिक फाइंड आउट करना है, ये भी अल्कलोटिक हो गया। अब अल्कलोटिक है ना, तो कौन सा अल्कलोटिक है? क्योंकि दूसरा अल्कलोटिक कार्बन बाइकार्ब है। बाइकार्ब किस चीज़ का पैरामीटर है? किस सिस्टम का? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक सिस्टम का। तो प्रॉब्लम क्या हो गया भाई? मेटाबॉलिक एसिडोटिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अल्कलोसिस। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही आसान है, ख़त्म करने वाले हैं इनको। तीसरे नंबर जो प्रॉब्लम है भाई, pH इज़ 7.46, कार्बन डाइऑक्साइड 29, जबकि बाइकार्ब इज़ 19। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें पहले। प्रॉब्लम को pH क्या है भाई? अल्कलोटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये अल्कलोटिक है, जबकि बाइकार्ब कम है तो ये एसिडोटिक है। अब दो अल्कलोटिक है तो प्रॉब्लम अल्कलोटिक है, लेकिन कौन सा अल्कलोटिक है? रेस्पिरेटरी अल्कलोटिक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पैरामीटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या हो गया? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, फाइनल प्रॉब्लम इज फोर्थ नंबर प्रॉब्लम दैट इंडिकेट दैट pH इज 7.23, कार्बन डाइऑक्साइड 29, जबकि बाइकार्ब इज 19। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ये एसिडोटिक हो गया, एसिडोटिक हो गया। अब दूसरा एसिडोटिक फाइंड आउट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये कम है तो ये अल्कलोटिक होगा, बाइकार्बोनेट कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम एसिडोटिक के कौन सा एसिडोटिक है भाई? मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक पीएच को सपोर्ट कर रहा है प्रॉब्लम यहीं पे, जबकि मेटाबॉलिक इज बाइकार्बोनेट इज दी इन विच सिस्टम? दैट्स ऑब्वियसली मेटाबॉलिक सिस्टम। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कांग्रेचुलेशंस, आपकी 95% एबीजीज इज ऑलमोस्ट क्लियर। आपका क्लियर हो गया। आप एक और टॉपिक जिसको सिंपली कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेशन की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए ये जो आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आया होगा कर सकते हैं। कंपनसेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज़ को नॉर्मल लेके जाना, नॉर्मलाइज करना। अब ये किस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है? ऑब्वियसली पीएच को नॉर्मल करेगा।
कैसे नॉर्मल करेगा कि देखिए, अगर मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो इनको कंपनसेट करने वाला कौन होगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करेंगे। अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो भाई हाइपर वेंटिलेट करेगा, तो फेफड़े या हमारे जो लंग्स हैं ये हाइपर वेंटिलेट करके ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सॉल्व करेंगे। या इन केस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, तो ऑब्वियसली इनका जो अपोज क्या होगा? हाइपो वेंटिलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये एक किस्म के भाई इस तरह से ये पीएच को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए बाइकार्बोनेट रिटेंशन है, जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट अगर रिटेंशन है CO2, बाइकार्बोनेट रिटेंशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट को बढ़ाने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो अल्कलोसिस होगा, तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या इनको बाइकार्ब को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश करें, ऑब्वियसली हम क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंपनसेशन के लिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करेंगे। याद रखेंगे ना कि कंपनसेशन जो है ऑलवेज सेम डायरेक्शन में है। कैसे सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? कंपनसेशन इज ऑलवेज सेम डायरेक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कंपनसेशन बाइकार्बोनेट को भी कम होना पड़ेगा। ये क्यों? अगर ये कम है तो ये एसिडिक इन नेचर हो, ये अल्कलोसिस हो जाएगा, तो ये कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा, तो ये दोनों अपोजिट हैं। इसी हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज तो बाइकार्बोनेट को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, ये एसिडिक हो जाएगा तो ये अल्कलोटिक हो जाएगा। उनके अलावा इनके 3 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन है। कंपनसेशन के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। कौन से? याद रख देना कि पीएच नॉर्मल है, इन केस पीएच नॉर्मल है, ये फुली कंपनसेटेड हो जाएगा, फुली कंपनसेटेड। इन केस कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है या बाइकार्बोनेट नॉर्मल, इन दोनों में से कोई भी एक नॉर्मल होगा तो ये अनकंपनसेटेड होंगे। ठीक है, इन केस पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट ये तीनों एब नॉर्मल हैं, मतलब नॉर्मल पोजीशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? पार्शियल कंपनसेटेड। 3 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन इज है। वन इज फुली कंपनसेशन। फुली कंपनसेशन तब होगा जब पीएच की वैल्यू नॉर्मल होगी। ठीक है, और अनकंपनसेटेड तब होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल होना पड़ेगा या तो बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से एक तो नॉर्मल होनी चाहिए अनकंपनसेटेड के लिए, जबकि पार्शियल कंपनसेटेड के लिए बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच तीनों ही एब नॉर्मल हैं। अब वापस 4 एग्जाम्पल के पास जाते हैं और एक्सेस करते हैं कौन सा फुली है, कौन सा अनकंपनसेटेड है, कौन सा पार्शियल है। ये 4 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार। फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बोल रहा है कि पीएच 7.39, कार्बन डाइऑक्साइड 47 और बाइकार्बन 28। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी वैल्यू जो है ये नॉर्मल है, क्योंकि 7.45 से लेकर 35 से लेकर 7.45 तक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया। दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड 47 जो कि एसिडोटिक है। तीसरा जो बाइकार्बोनेट ये अल्कलोसिस है। अब प्रॉब्लम्स के लिए आपको पता ही है कि पीएच को कोई ना कोई मतलब फॉलो करेगा। अब ये न्यूट्रल है तो नॉर्मल होगी। ठीक है, न्यूट्रल नहीं, नॉर्मल वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे आप इनको एनालाइज करें, क्योंकि 7.35 है, 7.45 तक है, तो इनको फेवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इनको 2 मजीद कीमत में बढ़ाया जाए। 7.35 से लेकर 7.40, दूसरा 7.40 से लेकर 7.45। ठीक है, अब ये जो कीमत है ये एसिडिक वाली कंडीशन है, और ये जो कीमत इनकी ये अल्कलोटिक वाली कंडीशन है। अब आप मुझे बताइए कि 7.39 कौन से कैटेगरी में है? ऑब्वियसली इसमें ही है। तो अगर इसमें ही है तो फिलहाल या टेम्प्ररी आप इनको पीएच को एसिडिक कंसीडर करें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एसिडिक है,
तो आप मुझे बताएं पीएच को कौन सपोर्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम में काम कर रहा है? किस सिस्टम का पैरामीटर है? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी। तो मसला कहाँ पे? रेस्पिरेटरी, ठीक है। कौन सा है? एसिडोटिक, ठीक है, एसिडोटिक, डोटिक या एसिडोसिस। अब कंपनसेशन के लिए, क्योंकि पीएच नॉर्मल, तो फुली कंपनसेटेड हो गया, फुली कंपनसेटेड, ठीक है। आप इनको मुकम्मल तरीके से कैसे लिखेंगे? आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुकम्मल तरीके में इनको लिखने का तरीका ये है कि भाई फुली, नंबर 1, फुली कंसंट्रेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 बोल रहा है कि भाई pH 7.59 जो कि ऊपर है, अल्कलोटिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 41 35 और 45 के बीच में है, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है। जबकि बाइकार्बोनेट इज अल्कलोटिक। प्रॉब्लम कौन सा है? क्योंकि बाइकार्बोनेट को सपोर्ट कर रहा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। लेकिन ये चीज़ नॉर्मल है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कार्बन पीएच नॉर्मल हो तो फुली कंपनसेटेड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो तो अनकंपनसेटेड, बाइकार्बोनेट नॉर्मल हो तो अनकंपनसेटेड। जबकि तीनों एबनॉर्मल हो, पीएच भी एबनॉर्मल हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल हो, बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल हो, तो ये पार्शियल कंपनसेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट pH 7.59 जो कि अल्कलोसिस नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 46, ठीक है। ये 46 क्या हो गया? एसिडिक हो गया। जबकि बाइकार्ब इज 25, ये नॉर्मल है। सॉरी, इनको प्रॉब्लम के लिए इनको कम करना पड़ेगा, इसको आप 26 ले लें, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज 26, तो ये अल्कलोटिक हो गया, ठीक है, ये अल्कलोटिक हो गया। और पीएच अल्कलोटिक है, जब कार्बन बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल, जब ये नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड हो जाएगा। अब अनकंपनसेटेड है तो प्रॉब्लम कौन सा है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक। फोर्थ नंबर जो प्रॉब्लम है दैट द pH इज 7.59, अल्कलोसिस नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर, जबकि बाइकार्ब इज एसिडिक इन नेचर, नहीं सॉरी अल्कलोटिक नेचर है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है भाई? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और जो कि तीनों अभी नॉर्मल है तो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो ये कंपनसेटेड का प्रॉब्लम था। और इसी तरह आप मज़ीद प्रॉब्लम बना के खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। तो ये द कंप्लीट ABGs और हर एग्ज़ाम में आने वाले सवाल आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।